दोस्तों नमस्कार। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है, 9वीं कक्षा का है, एनसीईआरटी का ये साइंस है। और अध्याय 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो जैसा कि बताया गया है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या है, कि परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण ही होता है जिससे वे बने होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। ठीक है, जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि दो अलग अलग तत्व के परमाणुओं जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दूसरा है कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ठीक है, हम अब परमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना। ठीक है, कि किस प्रकार का संरचना हो, परमाणु में जैसे किस प्रकार की संरचना होती है और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। हम लोग देखते हैं कि पदार्थों में आवेशित कण, ठीक है, जो पदार्थों में आवेशित कण होता है वो क्या होता है। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए क्रियाकलाप जो है दिया गया है। खैर, इस क्रियाकलाप को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधे यहाँ पहुँचते हैं कि 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु जो होते हैं साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। ठीक है, बल्कि इसमें कम से कम एक परमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। ठीक है, इसे फिर से हम समझते हैं कि क्या है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण है। कौन है? तो इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया था। ये किरणें धन आवेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉनों के अपेक्षा 2000 गुना अधिक था। ठीक है, द्रव्यमान 2000 गुना अधिक था। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया, जिसको केनाल रे बोला गया। ठीक है, उसी को क्या है, वही जो आज हम लोग जानते हैं प्रोटॉन के नाम से, उसे हम जानते हैं। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो गोल्डस्टीन ने खोजा था 1886 में। ठीक है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिखा जाता है, नेगेटिव लिखा जाता है, और प्रोटॉन को P पॉजिटिव, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, P धनात्मक के रूप में लिखा जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश अगर 1 प्लस यानी +1 लिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा? नगण्य माना जाएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि द्रव्यमान कितना होता है? 2000 गुना अधिक होता है। तो जब 1 इकाई अगर होगा तो इसका 2000वां भाग होगा किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और आवेश क्या होगा? आवेश को क्या बताया गया था कि बराबर लेकिन विपरीत, तो ये प्लस में एक आवेश को बताया गया यहाँ पर प्रोटॉन का, तो -1 होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ऐसा माना गया कि परमाणु जो होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए परमाणु की संरचना, जो कि यह अध्याय ही है मुख्य रूप से परमाणु की संरचना ही। तो डाल्टन
के परमाणु सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 3 में, कि क्या बताया था उन्होंने कि परमाणु जो होते हैं अविभाज्य और अविनाशी होते हैं, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। उन्होंने क्या बताया कि किसी भी पदार्थ को हम छोटा करते जाएंगे, इतना छोटा होगा कि लास्ट में एक अविभाज्य कण प्राप्त होगा जिसे हम लोग परमाणु कहेंगे। लेकिन क्या था कि जो मूल कण हमें मिले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दो मूल कणों के कारण क्या हुआ कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की धारणा यह गलत हो गई। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन और यह मतलब क्या है कि अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये था। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरह के मॉडल प्रस्तुत किए। ठीक है, जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो ये आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न हो गया कि सबसे पहला परमाणु मॉडल किसने दिया था, तो जे टॉमसन ने दिया था। देखिए एग्ज़ाम में प्रश्न जो होते हैं वो छोटे छोटे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन पूछने का तरीका इस तरह से होता है जो आपको उस समय समझ में नहीं आता है। तो अगर आप एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके भीतर में वो समझ विकसित हो जाएगी, जिससे आप किसी भी तरह के जो आप जानते हैं अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप चूकेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने अभी क्या देखा कि जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना का मॉडल दिया था। टॉमसन का परमाणु मॉडल देख लेते हैं। देखिए टॉमसन के परमाणुओं की संरचना संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला था, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे, या इसका तरबूजा का उदाहरण ले सकते हैं कि जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश जो है वो तरबूजा का खाने वाला भाग होता है। ठीक है, और जो उसमें बीज होते हैं जैसा कि आप देखें यहाँ पर, और जो लाल भाग की तरफ बिखरा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो धन आवेशित गोले के तरबूज के भीतर बीज की भांति होते हैं। ठीक है, जो बताया गया कि जो बीज का खाने वाला भाग है ये सभी क्या है, ये सभी को किस नाम से दिया गया, प्रोटॉन। ठीक है, धन आवेशित कण। और जो ये बीच बीच में देख रहे हैं बीज की तरह अगर हम इसको तरबूज ले तो जो बीच बीच में ऋणात्मक चिन्ह जो आप देख रहे हैं यह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से टॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं कि ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन, ठीक है, और क्या था कि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में। ठीक है, भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में मिला था। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक भी रहे और उनके शोध के 7 सहयोगी को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। देख रहे हैं, उनके जितने सहयोगी थे सभी को नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे है कि टॉमसन ने प्रस्तावित किया, जे टॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु जो होते हैं धन आवेशित गोलों का बना होता है और ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या होते हैं, धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि परमाणु विद्युतः उदासीन क्यों होता है, क्योंकि जितनी धन आवेशित कण होते हैं उतने ऋण आवेशित कण होते हैं। तो अगर मान लेते हैं 2 धन आवेशित कण है और 2 ऋण आवेशित कण है तो ये कट के क्या होगा, 0, यानी कि विद्युतः उदासीन होता है, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, ऐसा जे टॉमसन ने कहा। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि टॉमसन के बाद एक मॉडल आया रदरफोर्ड साहब जी का। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, हालांकि टॉमसन ने बताया था कि वो जैसे तरबूजे में बीज धंसे होते हैं उसी तरह बीच बीच में ऋण आवेशित कण होते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में क्या किया गया कि तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पत्ती से टकराया। ठीक है, स्वर्ण पत्थर से। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि स्वर्ण पत्थर का जो प्रयोग है वो किसने किया। ठीक है, स्वर्ण पत्थर का जो प्रयोग करके जो प्रयोग किया था वो किसने किया परमाणु मॉडल खोजने के लिए, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो उसे ही हम रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं।
तो इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसे देखें कि इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी जो थी वह 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। तो इसे समझेंगे, 1000 परमाणु के बराबर मतलब फिर भी बहुत छोटा हो। तो इस तरह से सोने की पत्ती ली उन्होंने। और अल्फ़ा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। याद रखें, अल्फ़ा कण जो होते हैं वह द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4U होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फ़ा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है जो इस स्वर्ण पत्र को पार कर सके। समझ रहे, कुल मिला के ये था कि इसीलिए सोने का पत्थर लिया गया और अल्फ़ा कण लिया गया ताकि इसे पार कर जा सके। एक काफ़ी पतली धातु की चादर ली गई, इतनी पतली ताकि इसका जो मतलब इसे पार किया जा सके, इसके परमाणुओं को पार किया जा सके। तो यह अनुमान था कि अल्फ़ा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होगा, क्योंकि अल्फ़ा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। ठीक है, देखिए इस तरह से जो है स्वर्ण पत्र लिया गया और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये प्रयोग आपने प्रयोग जो है इसमें देख रहे थे कि रदरफोर्ड ने जो अल्फ़ा कण का प्रहार किया उससे क्या हम मतलब निष्कर्ष निकला। आप यहाँ देख रहे हैं कि देखिए अधिकांश जो है, हालांकि आगे दिया गया है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो लेकिन क्या था कि अल्फ़ा कण प्रकीर्णन जो प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। ठीक है, तो ये परिणाम क्या थे इन्होंने बताया। इनको जो परिणाम मिले क्या थे कि तेज़ गति से चल रहे अधिकतर अल्फ़ा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। जो अधिकांश आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा यह निकल गया, अधिकांश जो अल्फ़ा कण थे वे सीधे सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ अल्फ़ा कण क्या था कि बहुत छोटे कोण के से विक्षेपित हो गए, मैंने थोड़ा सा विक्षेपित हो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये विक्षेपण जो इस तरह से जो विक्षेपित हो गया। ठीक है, तो बहुत कम थे ऐसे जो विक्षेपित हो गए। और इसमें आश्चर्यजनक रूप से क्या था कि 12,000 कणों में एक कण वापस आ गया। ये देखिए यहाँ पर आश्चर्यजनक बात यही थी कि कुछ ऐसे ये देखिए यहाँ पर जैसे ये प्रहार हुआ और वापस आ गया। बाकी तो विक्षेपित हो रहे थे, इस तरह से विक्षेपित हो रहे थे, लेकिन 12,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो टकराने का वापस हो गया। तो इससे क्या हुआ, रदरफोर्ड के अनुसार यह आश्चर्यजनक परिणाम आया। यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था कि अगर आप एक 12 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। तो ये मतलब काफ़ी आश्चर्यजनक प्रयोग था कि सोने के पत्थर से जो काफ़ी पतला था उससे अल्फ़ा कण को गुजारा गया और देखा गया कि एक ऐसा भी कण था, 12,000 में से एक ऐसा भी कण था जो कि वापस भी आ गया। ठीक है, तो ये था। अब रदरफोर्ड जी के बारे में देखिए, इनको 1908 में नोबेल पुरस्कार मिला है और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो स्प्रिंग ग्रोव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये नाभिकीय भौतिकी के जनक माने जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पत्ती द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो इस जो प्रयोग आपने देखा स्वर्ण पत्र वाला प्रयोग, इस प्रयोग से निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, तो खैर ये क्रियाकलाप आप पढ़ लीजिएगा। हम तो केवल जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था और उससे जो परिणाम निकला उससे हम लोग देखेंगे। तो क्या था, इस तर्क के अनुसार अल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। तो क्या परिणाम थे कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फ़ा कण जो है बिना विक्षेपित हुए सोने की पत्ती से बाहर निकल गए। तो उन्होंने क्या तर्क दिया कि उसका परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसलिए अधिकांश जो अल्फ़ा किरण है वो पार कर गए। बहुत कम अपने मार्ग में विक्षेपित हुए, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग जो है बहुत कम है। ठीक है, और बहुत कम अल्फ़ा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे संकेत मिलता है कि सोने की परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। ठीक है, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 के पावर 5 गुनी छोटी होती है, 10 के पावर 5 गुनी छोटी होती है। अगर
परमाणु जो है अगर 10 के पावर 5 मीटर का है तो क्या बोलते हैं, जो परमाणु का नाभिक होगा वो कितना होगा, 1 मीटर का होगा। वो चीज़ दिया है। अपने मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र धनावेशित होते हैं जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में होता है, ऐसा बताया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो ये आप देख लीजिए, रदरफोर्ड मॉडल का जो है यही था। ठीक है, जो जे टॉमसन के मॉडल से अलग था। और रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल है उसमें भी कमियां थी। ये क्या था, इन्होंने बताया था कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है, तो यह बताया कि इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कण में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करता रहेगा और अंततः क्या होगा, नाभिक से टकरा जाएगा। तो ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होते हैं, अस्थायी होता है। तो खैर जो भी हो, जितने भी वैज्ञानिक थे एक के बाद एक रिसर्च हुए जा रहे थे परमाणु मॉडल के लिए, लेकिन सभी कहीं ना कहीं एक कड़ी के रूप में काम आई। कुछ जैसे कि देखिए आप टॉमसन मॉडल में देखें कि कुछ बातें उसमें से स्पष्ट हुई। फिर रदरफोर्ड मॉडल में भी हम लोगों ने देखा कि नाभिक जैसे चीज़ों की व्याख्या हो पाई। अब इनके बाद आते हैं बोर का, नील्स बोर थे। तो इनका परमाणु मॉडल ये क्या था कि रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में, ठीक है, निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था उसमें क्या बताया गया कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है, चक्कर मारते 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 क्या हो, एक दिन गिर जाएगा नाभिक में। लेकिन नील्स बोर ने कहा कि नहीं, एक ऊर्जा स्तर के रूप में जो है ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ऊर्जा बढ़ गई तो अगले स्तर में, कम गई तो पिछले स्तर में, इस प्रकार से चक्कर लगाती है और परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, ऐसा बताया नील्स बोर ने, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ठीक है, और देखिए इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए 1922 में उनके परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये थे। आगे है कि देखिए यही ऊर्जा स्तर की व्याख्या जो है इन्होंने की थी कि नाभिक तो बीच में होता है और KLMN इस प्रकार ऊर्जा स्तर है, इसमें बटे होते हैं। कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये जो कक्षा है ये ऊर्जा स्तर है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। ठीक है, और ये कक्षा इसको क्या है, KLMN इस तरह से 7 ऊर्जा स्तरों में इसे बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, अभी तक तो कहानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तक सिमटी हुई थी, लेकिन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज की। ठीक है, जो अनावेशित था और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम जो है न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को N से दर्शाया जाता है। याद रखें कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा पूछ दे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे तत्व हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो वहाँ इसका उत्तर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकट होता है। याद रखें, परमाणु का जो द्रव्यमान है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकट होता है। इसे देखें कि विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो इस वितरण के लिए बोर और बरी, ठीक है, कुछ नियम प्रस्तुत करते हैं। बोर और बरी, बोर अलग है और बरी अलग है। तो ये दोनों वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इसे बोर बरी स्कीम नाम से जाना जाता है। और तो कैसे
इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से होती है विभिन्न कक्षाओं में, उसका सूत्र इन्होंने दिया है। तो इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2n² द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, 2n²। अब जैसे देखें, जैसे कि ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताती है। अब सपोज कि अगर इस तरह से है, जैसा कि यहाँ दिया है हीलियम में, ठीक है, तो एक है, इसमें पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो पहली कक्षा मतलब n को आप n 1 मानेंगे, और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो 2n²। तो इस फॉर्मूला के तहत 2 गुने 1 का स्क्वायर यानी कि 2। इसलिए पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। और यही सूत्र की सहायता से आप देख सकते हैं दूसरे कक्षा में कितनी होगी, तीसरे कक्षा में कितनी होगी, चौथे कक्षा में कितनी होगी। तो इसी तरह से कुछ दिया गया है। ठीक है, और बोर-बड़ी थ्योरी के अनुसार से क्या दिया है कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। ये जो अष्टक का नियम है इसी के द्वारा है कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 8 हो सकती है। सबसे बाहरी कक्षा का मतलब क्या हुआ, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में जो सबसे बाहरी कक्षा होगा उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो आगे स्पष्ट हो जाएगा, आप देखिएगा। फिर है कि किसी परमाणु के दिए गए कोष माने कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी जो कक्षा है वो पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। ऐसा नहीं कि जो है वो आगे अगला स्थान ले लेगी, जब तक पिछला खाली रहेगा वो क्रमानुसार बढ़ती जाएंगे। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग देखते हैं संयोजकता। जब अष्टक का नियम आया है तो संयोजकता जरूर आएगी। तो हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संयोजकता है, वही इलेक्ट्रॉन जो देखिए सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होती है उसी को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो अगर 2 हो तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। इस प्रकार से बोर-बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया। ये भी हम लोग ध्यान रखें कि बोर-बरी स्कीम ही के थ्रू ही हम लोग जाने कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। ठीक है, तो क्या था, यह देखा गया कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन जो शक्ति होती है यानी कि संयोजकता, वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, 0 होती है। और इन अक्रिय तत्वों, इसी को अक्रिय तत्व कहा गया। ठीक है, हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। तो याद रखिए, हीलियम परमाणु जो होता है इसका अष्टक पूरा होता है और इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपवाद के रूप में ले सकते हैं। और बाकी जितने भी है और अन्य में क्या होते हैं, 8 होते हैं। अगर 8 होंगे तो क्या होंगे, तत्व क्या होगा, सक्रिय होगा कि अक्रिय होगा, तो अक्रिय होंगे, सक्रिय नहीं होंगे। सक्रिय तो तब होंगे जब अष्टक पूरा करने के लिए उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील होते हैं। ठीक है, तो सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, अपने बाह्यतम कक्षा को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। अष्टक पुराने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाए उसे। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए ही क्रिया करते हैं। याद रखें, अगर अष्टक पूरा है तो वह क्रिया नहीं करेंगे, अष्टक पूरा नहीं है तब जाके क्रिया करेंगे। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उसको ग्रहण करने, ठीक है, या माने ग्रहण करने और त्याग करने से होते। अब बताइए, जैसे कि किसी परमाणु के, ठीक है, इसमें मान लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पुराने के लिए क्या चाहिए, एक कहीं ना कहीं से उसको चाहिए होगा, कहीं ना कहीं से एक चाहिए होगा। लेकिन ऐसा हो कि किसी के बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेगा, वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहेगा।
ठीक है। अगर 7 पूरा हो तो अष्टक पुराने के लिए 1 चाहिए, चाहे 2 चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन अगर उसके बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या चाहेगा कि वह 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ही वो जो पिछले कक्षा के अनुसार अष्टक पूरा कर ली जाए। तो इसी के कारण ये जो परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा है इलेक्ट्रॉन को अष्टक बनाने के लिए वो यही होती है कि जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या हस्तांतरण होती है वही उसकी क्या होती है, संयोजक शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। अगर जैसे मान लेते हैं कि क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको अष्टक पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पुराने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। अगर किसी के बाहरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, तो त्याग करना है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना है तो 1 वैलेंसी होगी। यानी देखिए, या तो त्यागना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, नहीं तो ग्रहण करना पड़ता है। जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है यही उसकी वैलेंसी कही जाती है, ठीक है। तो अब जिसको त्यागना पड़ता है, ठीक है, जिसको जो त्यागेगा, जो देने की प्रवृत्ति रखता है वो धनायन हो जाएगा, और जो लेने की प्रवृत्ति होगी वह क्या होगा, ऋणायन हो जाएगी। तो ये होता है। अतः 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी जो संयोजकता है 1 कही जाएगी। अब लिखा है कि क्या बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो क्या है। यह क्रमशः 2 और 3 है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अष्टक पुराने के लिए इसको तो 6 चाहिए, ठीक है, और इसको चाहिए 5। तो सुविधा क्या है, 6 लेने में सुविधा होगी या 2 त्यागने में सुविधा होगी, वो आप सोचें, ठीक है। ये सब तो आप पढ़े होंगे, ठीक है। मैं आपको केवल जस्ट रिवीजन के तौर पर आपको लेके चल रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक प्रकार जो संयोजकता होती है एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन को आप देख लें। फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो संयोजकता है वो 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्षा में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना जो है अधिक आसान है। अतः इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता होगी अष्टक में 7 घटाकर प्राप्त, यानी कि 1 होगी, ठीक है। क्योंकि 1 जो है लेना आसान है, त्यागना तो उसको 7 पड़ जाएगा, इसलिए 1 लेना आसान है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ऑक्सीजन की संयोजकता की परिकल्पना भी इसी प्रकार की जा सकती है कि इसकी कितनी होगी, ठीक है। और इसी के आधार पर जो है आप देखिए एक लिस्ट दिया गया है, आप ज़रूर इस लिस्ट को आप वीडियो को रोक करके आप इसे देख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं यह प्रश्न कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या क्या है, तो देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन विद्यमान होता है, और एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या बताती है। और कुछ नहीं समझना है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसकी परमाणु संख्या होगी। प्रोटॉन की संख्या तो इस प्रकार से। अब क्या है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को देखिए, एक परमाणु के अब परमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यावहारिक रूप से परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, ठीक है। जब परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है तो नाभिक में जो भी कण उपस्थित हैं, ठीक है, जो भी कण उपस्थित है उसकी जो कुल संख्या है वही उसको जोड़ देंगे, वही उसकी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। जैसे कार्बन का जो द्रव्यमान है वो 12 U है, ठीक है, 12 यूनिट है। क्यों, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसलिए 6 यूनिट प्लस 6 यूनिट मिल करके 12 जो है बना है। इसी प्रकार एल्युमिनियम का देखें 27 होता है, तो 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन दोनों मिल करके 27 बना लेता है। तो ये होता है, यानी कि अगर पूछा जाए कि द्रव्यमान की संख्या क्या है
तो प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान की संख्या कहते हैं। देखिए मेरा उद्देश्य है कि आपको कुछ भी इसमें से न छूटे, ठीक है, और जल्दी से जल्दी आप इसे रिवीजन कर पाएँ। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि तत्व का प्रतीक ये लिख दिया जाता है और द्रव्यमान संख्या को ऊपर और परमाणु संख्या को नीचे इस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि यूरेनियम 200, 235, 92, अगर ऐसा लिखा जाए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है परमाणु संख्या है, ये जो है द्रव्यमान संख्या है और ये तत्व का प्रतीक है, इस तरह से। अब हम लोग एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं, समस्थानी को, ठीक है। तो समस्थानी का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें तो बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन आप इसमें इसकी जो परिभाषा है उसे देखें कि एक ही तत्व, देखिए समस्थानिक जो ही बोला जाएगा उसमें तत्व एक ही होंगे। जब तत्व जब एक ही होंगे तो उसके परमाणु संख्या एक ही होंगे, स्पष्ट हो गया। जब क्या हो, परमाणु संख्या क्या हो, परमाणु संख्या जो है वो समान होनी चाहिए, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, वो असमान हो। तो ये क्या कहलाता है, ये समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कि आप देख ले, हाइड्रोजन को यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का जो एक एक है, एक एक का मतलब ये हुआ कि एक परमाणु संख्या है और ऊपर जो लिखा हुआ है द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। ये ड्यूटेरियम का लिखा गया है संकेत, और ट्राइटियम का देखें, माफ़ कीजिए, प्रोटियम का एक एक है, ड्यूटेरियम का 2 एक है और ट्राइटियम का 3 एक है। सब में क्या देख रहे हैं, परमाणु संख्या सब में बराबर है, ठीक है, परमाणु संख्या सब में बराबर है। और द्रव्यमान संख्या एक, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 दिया गया है। तो इसलिए क्या है, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये समस्थानिक है। ये किसके समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लिया गया है, कार्बन 612 और कार्बन 614। तो 6 जो आप यहाँ पर 6 जो देख रहे हैं, क्या है, ये परमाणु संख्या, ये दोनों में बराबर है। और यहाँ 12 और यहाँ 14, क्या देख रहे हैं कि इसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसलिए ये कार्बन के समस्थानिक हुए। इसी प्रकार से क्लोरीन के समस्थानिक आप देख रहे हैं। स्पष्ट है कि जब परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, और एक लाइन मात्र आपको याद करना है कि एक ही तत्व के, अब इससे ही पूरी बात खत्म हो जाती है। एक ही तत्व का जब होगा तो क्या तत्व का परमाणु संख्या थोड़ी बदल जाएगा, तो परमाणु संख्या सेम ही रहेगा। जब एक ही तत्व है तो परमाणु संख्या सेम होगा। जब परमाणु संख्या सेम है तो द्रव्यमान संख्या अलग कर दीजिएगा, तो वे आपस में क्या कही जाएगी, समस्थानिक कही जाएगी, ठीक है। और जब आपको ये पता है तो आपको द्रव्यमान संख्या, ठीक है, समस्थानिकों का प्रयोग देखें, अनुप्रयोग देख लेते हैं कि कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिसका उपयोग हम विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। ये आपको जो है फैक्ट्स याद रखने हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सीधे लेकर आया। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग जो होता है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, ये याद रखिएगा। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है, और घेघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का इलाज होता है, से इलाज होता है, ठीक है। घेघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। और यूरेनियम का एक समस्थानिक का उपयोग क्या होता है, परमाणु भट्टी के रूप में होता है। तो ये है। अब जब समस्थानिक जानते हैं तो संभारिक भी आप समझ सकते हैं। जस्ट इसका विपरीत समझ ले कि इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या वह समान होता है, ठीक है, और परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या वो अलग अलग होती है। तो संभारिक जब शब्द आए तो 2 अलग अलग तत्व होंगे, दो विभिन्न तत्व, ठीक है, 2 विभिन्न तत्व। तो इस तरह से 2 तत्व यहाँ स्पष्ट दिया है कि 2 तत्व कैल्शियम और परमाणु संख्या, और आर्गन का परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या जो है अलग अलग है, इसमें 18 हो गए, परमाणु संख्या 18 है, मतलब प्रोटॉन की संख्या ही है। परमाणु संख्या क्या है, बस प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी कि तत्वों के इन जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियॉन्स की संख्या जो है वो समान है। अलग अलग परमाणु की संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है क्या कहलाता है, संभारिक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समस्थानिक और संभारिक को पढ़ा। तो ऐसा करके हम लोगों ने पूरे अध्याय का मतलब अध्ययन कर लिया है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन कौन थे,
जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, ये देखा। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन जो है धनात्मक गोले में धंसे होते हैं, ठीक है, थॉमसन का मॉडल था। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग से परमाणु केंद्रक की खोज की, जिसे नाभिक हम लोग कहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इस इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल में व्याख्या नहीं की, जो बाद में नील्स बोर ने किया था, तो वो भी हम लोगों ने देखा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे, इसे भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान है उस पर यह बातें हुई कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने KLMNO ये सभी क्या है कक्षा को देखा, और कक्षा में बोर बड़ी थ्योरी के हिसाब से हम लोग जो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है वो भी उसको भी देखा। समस्थानिक और संभारिक के बारे में पढ़ा। फिर परमाणु संख्या क्या है, परमाणु और द्रव्यमान संख्या क्या है, उसे भी हम लोगों ने देखा। तो आशा करते हैं कि ये जो पूरा अध्याय जो हमने डिस्कस यहाँ पर किया, इससे एक जो आधारित समझ होती है परमाणु संरचना को लेकर वो हो गई होगी, और आपको एग्जाम में इससे संबंधित, इसमें जितने भी फैक्ट्स दिए हैं उससे संबंधित अगर एक भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अलग आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक